Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So last class जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपका हेजनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस किया था. हेजनबर्ग प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है, वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अ सब एटॉमिक पार्टिकल. ओके, तो ये था आपका व्हाट हेजनबर्ग प्रिंसिपल. तो लास्ट क्लास हमने ये आपको एक न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल समझाया था और उसके हिसाब से हमने बताया था कि अगर वी हैव टू टर्म्स राइट. हेजनबर्ग प्रिंसिपल में हमारा डेल्टा एक्स इक्वेशन है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई. और ये आपका क्या है, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम. ये एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम आपका हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एच बाई 4 पाई होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. सो अगर हमने एक एग्जाम्पल सपोज किया था जहाँ पर आपका एरर इन व्हाट मोमेंटम डेल्टा पी आपका ज़ीरो हो रहा था. ठीक है, तो जब ये ज़ीरो हो रहा था तो हमने देखा कि डेल्टा एक्स जो है वो आपका इन्फिनाइट हो रहा है. मतलब उसके अंदर जो एरर है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एरर है. मतलब वहाँ पे इतने एरर है कि अगर चाह के भी आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते. इन्फिनाइट नंबर, गिन भी नहीं सकते उतने एरर है, तो आप उसको करेक्ट कैसे करोगे, राइट. सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एरर इन पोजीशन एंड एरर इन जो मोमेंटम है वो आपका जीरो हो जाए. वो हमेशा क्या होगा, इसका मल्टीपल जो है हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई ही होगा. ठीक है, तो दैट व्हाट वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल और आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे समझाते हैं. ठीक है, सो वन एग्जाम्पल इज दिस. इफ द एरर इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में एरर है कितना, 1.1 एंगस्ट्रॉम. कितना एंगस्ट्रॉम, 1.1 एंगस्ट्रॉम एरर है. ठीक है, देन फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम. आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एरर इन पोजीशन. एरर इन पोजीशन मतलब एक्स, एरर इन पोजीशन मीन्स डेल्टा एक्स दे रखा है आपको. कितना दे रखा है आपको, 1.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है. और क्या पूछा है, फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम. एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी पूछ रहा है. ठीक है, और वहां पर आपको क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स इज व्हाट, ये आपका यही हमको पता है, गिवन है ये हमारा. डेल्टा इज 6:1:1 एंगस्ट्रॉम और डेल्टा पी हमको फाइंड करना है. यही था क्वेश्चन में सिंप्लीफाई. हमें पता है हेजनबर्ग का जो लॉ है उस हिसाब से हमें पता है डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी. ठीक है, डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई. क्या होता है, एच बाई 4 पाई होता है. ठीक है, एच बाई 4 पाई होता है. नाउ व्हाट वी नो डेल्टा एक्स की वैल्यू. डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 1.1 एंगस्ट्रॉम है. तो हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.1 एंगस्ट्रॉम पुट कर दी. आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है. क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है. ठीक है, तो ये 1.1 एंगस्ट्रॉम था. तो आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, इसको कन्वर्ट करोगे आप मीटर में. ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम को. तो 1.1 लिखा, मल्टीप्लाई 10⁻10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में हो गया, इनटू डेल्टा पी क्योंकि आपको यही निकालना है. एंड दैट इज व्हाट 6. आपको पता है एच की वैल्यू क्या होती है आपकी, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, डिवाइड बाई 4 पाई, राइट. पाई की वैल्यू तो आपको सबको पता है 3.14 होती है. ना इफ यू वांट टू नो डेल्टा पी, ये आप एज इट इज रखोगे न्यूमरेटर में, 4 पाई भी एज इट इज, ये वाला चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी. दैट इज व्हाट 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 इंटू 4. इसको सॉल्व कर लोगे और आपका एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम आपका निकल जाएगा. ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन विल डिस्कस इन द सेम क्वेश्चन. जस्ट इमेजिन यही सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर जो एरर इन पोजीशन दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है. मतलब मान लो यही सेम क्वेश्चन है. ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी दे रखा है. ठीक है, वेलोसिटी. तो अब देखो इन द सेम क्वेश्चन फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. आपको भी मोमेंटम पूछा था. ठीक है, आपको क्या पूछा था यहाँ पे, मोमेंटम. और अगर आपको पूछ लिया एरर इन मेजरमेंट ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, राइट. और जो एरर हम ये डेल्टा पी लिखते हैं एरर, तो मास की वजह से तो कोई एरर होता नहीं है. मास का, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स ही है. दैट इज व्हाट 9.1 होता है इंटू 10⁻31 होता है ना, कुछ केजी, यही होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कुछ गलती है तो आप ठीक कर सकते हैं. तो यही होता है. जो बेसिक जो चेंजेस जो एरर आते हैं वो बिकॉज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, वही तो एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम किसकी वजह से, बेसिकली वेलोसिटी की वजह से ही है ना. किस मास का पार्टिकल है वो किस स्पीड से जा रहा है, दैट इज व्हाट वेलोसिटी. ठीक है,
सो यहाँ पर सेम क्वेश्चन दे रखा है और आपको पूछा है कि आपको बताना है मेजरमेंट इन ऑफ वेलोसिटी पूछ के रखा है, ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या बोल के रखा है इन द सेम क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा था, इफ द एरर इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, तो यही सेम क्वेश्चन में हमको पुट करना है, हमको एरर इन वेलोसिटी मेजर करना है। तो हमको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, P इज इक्वल्स टू वॉट, एम वी। हमको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम डेल्टा वी। अगेन मैंने आपको बता दिया कि हम डेल्टा वी क्या है, यही आपका एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको मास पता है तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, हमको पता है वी नो दैट P इज इक्वल्स टू एम वी और P इज इक्वल्स टू वॉट एम, और ये क्या हो गया आपका V की जगह डेल्टा P, क्योंकि एरर इन मोमेंटम इज कमिंग बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। जो एरर मोमेंटम में आता है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। हमने दो चीज की वजह से एरर हमारा होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हम पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते। मोमेंटम किसकी वजह से आ रहा है, वेलोसिटी की वजह से, राइट। तो बेसिकली जो मास की वजह से कोई एरर नहीं होता है, वेलोसिटी की वजह से होता है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको पूछा है ये निकालने के लिए पूछा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, आप यहाँ पर पुट कर दोगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको पहले से ही पता थी यही क्वेश्चन में, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको पता है 1.1 एंगस्ट्रॉम था, 1.1 एंगस्ट्रॉम आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। सेम 1.1 एंगस्ट्रॉम। अब डेल्टा पी इसको आप लिख लोगे क्या, एम डेल्टा वी, एम की वैल्यू आप लगा दोगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर वॉट -31 kg, राइट। ऐसे पुट कर दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। देखो फॉर एग्जाम्पल दैट इज डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1.1, एम की वैल्यू क्या है आपकी 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 होती है। डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। ये सारा चीज आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो आंसर आएगा वही आपका पर्टिकुलर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है ना। वन मोर क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज व्हाट, क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में, हाँ यस, आई थिंक अभी क्लियरली दिख रहा है, राइट। ओके, क्वेश्चन में बोल के रखा है आपका, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ P, ठीक है, क्या बोल के रखा है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ P एंड X, ठीक है, आर इक्वल। अगर मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ P मतलब आपका मोमेंटम का एरर और आपका पोजीशन का एरर इक्वल है, बराबर है, मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा X है, ठीक है। देन आपको पूछा है फाइंड एरर इन P, आपको एरर इन P बोले रखा है। अब आपको क्या बता रखा है, अब आपको पूछा क्या है, एरर इन P बोल के रखा है। तो आपको एरर इन P तो निकालना है, और आपको क्या पता है कि जो एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड इक्वल टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन है ना। तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको P निकालना है तो आप इसकी जगह पे क्या करोगे, क्योंकि आपके पास ये गिवन है कि मोमेंटम का जो एरर है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पोजीशन का एरर इक्वल है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे व्हाट, डेल्टा पी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। ये हमारा जो हाइजेनबर्ग का इक्वेशन दे रखा है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, हाइजेनबर्ग का। तो हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा पी लगा दिया, डेल्टा पी हो गया, ठीक है। डेल्टा पी हो गया और ये एच बाई 4 पाई हो गया, ये डेल्टा पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, एच बाई 4 पाई। अब क्या होगा, डेल्टा पी ये हमारा, इसको ये जब इधर जाएगा तो ये रूट ओवर हो जाएगा, रूट ओवर। अब इसको सॉल्व करके भी लिखना चाहोगे तो क्या होगा, ये 4 है तो 1 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, राइट। और ये आपका आ जाएगा h बाई पाई, राइट, h बाई पाई आ जाएगा। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके ऐसे निकल आएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। नाउ आई थिंक अब हमने हाइजेनबर्ग की क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल भी समझ लिया। आई थिंक अब चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, उससे पहले हम पढ़ रहे थे नील बोर के एक्सपेरिमेंट के बाद। जो मेजर ब्रेक पॉइंट आया था वो नील बोर की वजह से आया था, ठीक है। नील बोर ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी की थी। हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रल लाइन का आपको फिनोमेना बताया था। नील बोर से पहले रदरफोर्ड ने कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से नील बोर ने उनको कहा था कि उन्होंने बहुत कुछ ड्रॉबैक नहीं बता पाया था, बहुत कुछ रह गया था अनएक्सप्लेनेटरी, राइट। तो उसको एक्सप्लेन किया था नील बोर ने। ना ऐसा बोलना अच्छा नहीं लग रहा कि नील बोर का ड्रॉबैक, बट बहुत अच्छा काम किया था नील बोर ने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। बट अब इनके भी जो मॉडल था, इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हुए थे। उसके बाद जो मेन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उस केमिस्ट्री का बेस स्टार्ट होने वाला है। तो वंस वी डिस्कस द ड्रॉबैक देन हम मेन जो केमिस्ट्री है, जो अभी हम जिस पे डील कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम थ्योरी,
उसके अंदर घुसेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नील बोर के ड्रॉबैक क्या रहे थे, क्या उनके एक्सपेरिमेंट में कमियां रह गई थी, ठीक है। तो सबसे पहली जो कमी रह गई थी वो ये थी कि ऑल्दो ही इज वेरी गुड साइंटिस्ट, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू ला दिया था। ही इज द पर्सन हु चैलेंज आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन की थ्योरी पे भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया था। ही इज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। तो उनकी थ्योरी में कुछ ऐसे मेजर पॉइंट रह गए थे जो उनकी लिमिटेशन हो गई थी उनकी थ्योरी, ठीक है। तो उनके टाइम पे आपको पता है रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, ठीक है। तो नील बोर आए थे, उन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत कुछ बताया था। और उन्होंने जब अपना मॉडल दिया था उसमें उन्होंने हाइड्रोजन के वो जो बोला था स्पेक्ट्रल लाइन का जो है स्पीसीज जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक हुआ वो यही हुआ कि बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। किसके लिए वैलिड हुआ? वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड हुआ। यस तो उनका जो मॉडल था वो किसके लिए वैलिड हुआ? वो सिर्फ उसके लिए वैलिड हुआ, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड हुआ, ठीक है। और सबके लिए नहीं। जो मॉडल उन्होंने बनाया था वो वैलिड किसके लिए था? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब सिंगल जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1s1, राइट। ये अगर आपको अच्छे से पता नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर आपका, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आई थिंक ये सब 9th 10th में भी आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हाइड्रोजन के वैलिड था, और बाकी सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऊपर ही वैलिड था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो हीलियम के लिए नहीं वैलिड था, बट हीलियम प्लस के लिए वैलिड था। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया, उसके लिए वैलिड था। अगर आप बोलोगे लिथियम के लिए नहीं वैलिड था, बट लिथियम 2+ के लिए वैलिड था। वैसे ही बेरिलियम के लिए वैलिड नहीं था, बेरिलियम 3+ के लिए वैलिड था, ठीक है। मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बचे, सिर्फ उसके लिए ही वैलिड था ये, ठीक है। ये जो इनका मॉडल था। बट आगे चल के क्या हुआ, पता चला जो ये अलग अलग एटॉमिक जो स्पीसीज हैं उनके लिए भी ये अच्छी तरीके से वैलिड नहीं हो पाया, मतलब ज़्यादा अच्छे से वैलिड नहीं हो पाया। जैसे जैसे हमने रिसर्च की और हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी तो हमको पता चला कि जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं उनके लिए भी इतना अच्छे से ये वैलिड नहीं है, ठीक है। नाउ बेसिकली और यू कैन से एक्यूरेटली वैलिड फॉर ओनली, ये बेसिकली किसके लिए वैलिड था? ये बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड था। मतलब बोला ना हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड था, बट एक्चुअली सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड था। तो ये फर्स्ट एक ड्रॉबैक हो गया कि इनका मॉडल जो था सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड था। दूसरा ये देखो, नील बोर ने बहुत कुछ किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है रदरफोर्ड जब काम कर रहे थे उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था रदरफोर्ड ने, राइट। और चैडविक ने आपका पता है आपको न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, वो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये बताया था, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन फिक्स ऑर्बिट और फिक्स्ड विथ फिक्स एनर्जी। फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है फिक्स्ड एनर्जी के साथ, ठीक है। ये भी उन्होंने बताया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर। उसके बाद दूसरा चीज क्या आ गया, उन्होंने ये जब कंसेप्ट लिया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके अराउंड, तो उन्होंने ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। उन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस एज पार्टिकल। पर उसके बाद अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डी ब्रॉगली की थ्योरी, और डी ब्रॉगली ने की थ्योरी जो हाइपोथेसिस थी वो एकदम करेक्ट हुई। आगे चल के उन्होंने हाइपोथेसिस की थी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसका साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी डुअल नेचर है, राइट, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो उसके पास डुअल नेचर है, उसके पास वेव नेचर भी है, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेट्स वाई वो वेव नेचर शो करता है। एक तो उसका मास बहुत कम है, दूसरी इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो वेव नेचर शो करता है। तो यहाँ पर भी उनका ये फेल हो गया, क्योंकि बोर ने क्या कंसिडर किया था? बोर ने कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड व्हाट, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। किससे एनर्जी लेके? उसकी जो एनर्जी वो भी फिक्स्ड ऑर्बिट में विथ फिक्स्ड एनर्जी से वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये उन्होंने प्रेज्यूम किया था। नाउ बोर ने कहा था, बोर मेजर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर था वो यही था कि बोर मेजर्ड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या किया था? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेजर कर दिया था, ठीक है। हमने आर एंड रेडियस, अब आप देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समझ में आएगा तो देख सकते हैं। ये देखो, ये जैसे हमारा सेल है, ठीक है, ये ऑर्बिट शेल था और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। हमको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता ही रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्यों घूमता है वो भी हमें पता है, क्योंकि यहाँ के क्या, यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये नेगेटिव है, ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव है। दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो यूज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये घूमता रहता है।
जब ये घूमता रहता है तो हमने ये पता किया था, बोर ने ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस बता दिया था ना कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर एन पाल दिया था ना, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में हम पता लगा सकते थे। दैट इज व्हाट आर एन टर्म इज इक्वल्स टू 0.53 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, ठीक है, एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। आई थिंक यू नीड टू चेक दिस, ठीक है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या होता है आर एन की वैल्यू 0.53 मल्टीप्लाई व्हाट, yes, once again students, okay, yeah, it's actually correct, only 0.53 multiply n square by z square एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम, ये nth की वैल्यू निकाल दी थी। अब आप बताओ, और इसने ये बता दिया था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एनर्जी भी बता दी थी, किस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आप बताओ हीजनबर्ग के हिसाब से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब भी घूम रहा है अपने पाथ में, तो उसकी स्पीड या फिर उसकी मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी एंड उसकी पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट बोर ने क्या किया था, ये तो डिटरमाइन कर दी थी उनकी पोजीशन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस उसकी पोजीशन बता रहा है, राइट, और इसका घूमना क्या बता रहा है कि कितना स्पीड से घूम रहा है। तो यहाँ पर इनकी थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक ये रहा, ठीक है। बोर मेजर व्हाट, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने फॉर्मूला रखा nth दैट इज 0.53 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, जहाँ पे जेड आपका एटॉमिक नंबर था, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप उसको शेल नंबर बोल सकते हो। अभी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और ये एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। और भी कुछ ड्रॉबैक रहे, और उन्होंने, हाँ यस, यही तो मैंने बताया आपको, और वेलोसिटी भी उन्होंने डिटरमाइन कर दी थी इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है, दैट इज व्हाट 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन, ठीक है, यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, जेड बाई एन, वहां पर एन स्क्वायर बाई जेड था, यहाँ पर जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको पहले से ही पता था, ऑलरेडी नो था हमको, ये एम इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg पता चल गया था। हेंस हमको क्या पता चल गया था, मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू mYp इज ऑल्सो नोन, ठीक है। इफ रेडियस इज नोन मीन्स व्हाट, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन। मतलब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने रेडियस बता दिया था, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया था, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पहले से ही पता था, जो कि जे थॉमसन ने बता दिया था हमको, ठीक है। एंड हमको पता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू M V, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। हमको मोमेंटम पता चल गया था, हमको रेडियस का मतलब क्या हो गया, रेडियस पता होने का मतलब मैंने आपको बताया, पोजीशन बता दिया है इलेक्ट्रॉन का कि किस पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस से किस पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो पोजीशन भी पता चल गया था फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये क्या किया उन्होंने, ये हीजनबर्ग के रूल का ऑपोजिशन हो गया, जबकि हीजनबर्ग रूल एकदम फॉलो हो गया, हाँ ये एकदम करेक्ट है, ये डिस्कवरी के साथ पता चल गया कि वो एकदम करेक्ट है। अगर वो एकदम करेक्ट है तो बोर का ये मॉडल, ये जो पॉस्टुलेट है वो तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, राइट, क्योंकि इन्होंने तो साइमल्टेनियसली क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन भी बता दिया और मोमेंटम भी बता दिया इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो ये तो एकदम मेजर ड्रॉबैक हो गया, क्योंकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला गया, राइट। तो यहाँ पर इनका एक थ्योरी, ये मेजर ड्रॉबैक रहा, ये मेजर ड्रॉबैक रहा, इनकी थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। दूसरा एक और चीज बताया, देखो जब वो स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट हो रहा था, हमने पढ़ा स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। अब हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल देखो 0 और ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे, और ऐसे करके हमारा जब आ रहा था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ऐसा हो रहा था, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो जब 1 पे आके गिर रहा था तो हमारा लाइमन सीरीज, जब 2 पे गिर रहा था तो हमारा बाल्मर सीरीज, 3 पे पैस्टन सीरीज। तो जब ये स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बता रहे थे, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना, जब भी उनको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसमें ना स्प्लिटिंग शो करती थी। वो क्या करती थी, जब भी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड और में दे दिया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में दे दिया, तो वो स्प्लिटिंग शो करती थी। तो वो जो स्प्लिटिंग शो करती थी वो भी बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि why these lines are showing splitting. So the spectral lines they show splitting in magnetic and electric field and that is also not explained by what, वो भी explain नहीं कर पाए बोर, ठीक है।
सो एक और चीज मैं आपको दो टर्म बता दूं, आपको उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है, बस आपको याद रखना है क्या होता है। जब भी द स्पेक्ट्रल लाइन जो शो करती है स्प्लिटिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग शो करती है, स्पेक्ट्रल लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग शो करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जी मैन इफेक्ट। आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, व्हाट इज जी मैन इफेक्ट। So the spectral line, when they show splitting in magnetic field, that is what they are producing one effect, that is called Zeeman effect. And if the spectral line is showing splitting in what electric field, ये electric field है और ये magnetic field है, मैंने shortcut में लिख दिया है, ठीक है। और अगर sorry आपको दिख नहीं रहा होगा, I'm really sorry। So the spectral line split, अगर spectral line split हो रही है किसमें, आपके स्प्लिट हो रही है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। तो दो इफेक्ट आपको कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, स्टार्क इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो, जीमैन इफेक्ट मतलब स्पेक्ट्रल लाइन शोज स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में शो हो रहा है स्प्लिटिंग तो आपका जीमैन इफेक्ट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रहा है तो वो आपका स्टार्क इफेक्ट है, ठीक है। तो वही ये भी नहीं बता पाए थे वो कि स्पेक्ट्रल लाइन क्यों स्प्लिटिंग शो कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों वो स्प्लिटिंग शो कर रही है, वो भी अच्छे से नहीं बता पाए थे। और दूसरी चीज एक और, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग। अब क्या हुआ, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, जो मैंने बताया था ना ये स्पेक्ट्रम था, जैसे फॉर एग्जांपल लाइनमैन पढ़ा हमने पढ़ा ब्रैकेट पढ़ा हमने, पैस्टन पढ़ा, फंड सीरीज, यस दैट इज व्हाट ना, लाइमन, ब्रैकेट, पैस्टन, लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, फंड सीरीज, हम फेरी सीरीज, राइट, दीज ऑल थिंग्स पढ़ा। तो जब ये स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पढ़ रहे थे तो इनके बीच में ना अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम भी थे, मतलब बहुत छोटे छोटे फाइन स्पेक्ट्रम भी थे। तो उन्होंने इस फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा उनकी थ्योरी का कि एक्चुअली जब देखा गया तो इसके बीच में फाइन फाइन स्पेक्ट्रम भी थे, बट उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस ओके। सो क्या हुआ, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये भी पॉइंट रह गया। तो ये 5 पॉइंट रह गए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि उन्होंने क्या बता नहीं पाया कि जो हाइड्रोजन एटम, जो बोर मॉडल था वो आपके हाइड्रोजन और यू कैन से सिंगल स्पेसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए ही फॉलो करता था, ठीक है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, और बाद में पता चला कि वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही वैलिड था। उन्होंने क्या कहा था, those for this model is basically valid for what, hydrogen and hydrogen like species, but बाद में later on पता चला वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए फॉलो नहीं होता था। लेट भी मान लो हीलियम है आपका, तो पर हीलियम H+ के लिए फॉलो नहीं होता था वो, ठीक है, हीलियम के लिए भी फॉलो नहीं होता था। अगर हीलियम में H+ कर दो तो ये तो हाइड्रोजन इतना, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, राइट, बट वो इसके लिए फॉलो नहीं होता था। देयर आर सो मेनी डेविएशंस। जब स्टडी की गई तो पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं था। नाउ सेकंड पॉइंट क्या था, उन्होंने ये बता दिया कि क्या बता दिया उन्होंने कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम, क्या बता दिया, पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर दी। और जब दोनों चीज साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर दी, जो वो क्या हो गया, वो हिंड्रेंस हो गया किसका, हेजनबर्ग के रूल का, क्योंकि हेजनबर्ग के हिसाब से तो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये हमको जब हेजनबर्ग के प्रिंसिपल के बारे में पता चला, उनकी जो स्टेटमेंट के बारे में पता चला, उनकी जो थ्योरी के बारे में पता चला, उसके बाद से ये उनका वैलिड हो गया, जबकि ये 100% करेक्ट था हेजनबर्ग का, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बताया हमें, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बताया कि स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग क्यों होती है जब वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ठीक है। सो व्हेनेवर द स्प्लिटिंग हैपेंस व्हेन द लाइंस आर इन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीमैन इफेक्ट। और जब स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और अल्ट्राफाइन लाइंस के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। और 1 मोर लेफ्ट इज व्हाट, हाँ, बोर्ड ने तो ये माना था कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, एक मूविंग पार्टिकल है, बट डी ब्रॉगले ने क्या कहा, डी ब्रॉगले ने कहा इलेक्ट्रॉन तो वेव है, राइट, इलेक्ट्रॉन वेव है। क्यों इलेक्ट्रॉन वेव कहा उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टिकल है उसका मास बहुत कम है, इतना कम कि वो दिखता भी नहीं है, ठीक है, इतना कम पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली है क्या, ठीक है, इतना कम है, एंड उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता है कि वी कैन नॉट मेजर, राइट, हाँ, इतना कम मतलब कि वी कैन नॉट मेजर ऑल्सो, राइट। सो इससे ये पता चल गया कि उसकी मतलब
तो वो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव, राइट। इतना फास्ट है और इतना लेस, इतना छोटा है कि हम देख भी नहीं सकते, देख तो छोड़ो, देख तो सकते ही नहीं है, और इतना फास्ट है तो इट्स बिहेव लाइक अ वेव। बट डी ब्रॉगली का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। उन्होंने तो उसको पार्टिकल माना था और बोला था कि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड शेल। तो इसकी तरह ये जो 5 ड्रॉबैक थे उसकी वजह से इनका जो ये रूल था वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये ड्रॉबैक के बाद जो आया है केमिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, टर्निंग पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री जिसने सबको फेल कर दिया, दैट इज व्हाट, द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं, अब अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप देखना बहुत से शुरू कर दो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन पार्ट, ओके, द बेस ऑफ केमिस्ट्री, द बेस ऑफ फिजिक्स, एवरीथिंग, ठीक है। दो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया और हम उसको वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं एटम का, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो इसने सब कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, सब कुछ बदल के रख दिया। बहुत कुछ नए नए इन्वेंशंस हुए, बहुत नई नई डिस्कवरीज हुई, बहुत साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, बहुत सारे। जब ये वेव मॉडल आया इसमें कम से कम आपने देखा भी होगा 15 साइंटिस्ट की फोटोज हैं, उन्होंने कंबाइनली वर्क किया इस पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। एंड दिस क्वांटम मैकेनिक्स इज समवॉट कॉल्ड एज कि ये थोड़ा इतनी ईजी नहीं है समझने में, ठीक है। तो लोग साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर आप कहते हैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ रही है, ठीक है, सो आइदर यू आर लाइंग, आप या तो झूठ बोल रहे हो, और इधर यू आर अ फूल, और या फिर आप बेवकूफ हो। तो ये तो बस एक जोक है, मैंने बता दिया, बट एक्चुअली ऐसा ही बोला जाता है। एक साइंटिस्ट, बहुत महान साइंटिस्ट, उन्होंने ही बोला था कि इफ यू से, मैक्स प्लैंक शायद, ठीक है, मैक्स प्लैंक ने कहा था शायद कि इफ यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स ईदर यू आर अ फूल और यू आर टेलिंग लाई, ठीक है। तो हम समझेंगे, इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आपके सिलेबस में इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। आई मेक यू अंडरस्टैंड। आप लोग ये अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से चीजें समझते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको खुद पढ़ें, वीडियो जरूर देखें, बिकॉज इसमें ही सब चीजें आप खुद से रीड करोगे तो आप बुक खोलो और खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीडियो एंड बुक इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक एक पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना बुक खोल के तो आप भी पढ़ सकते हो, आप भी समझ जाओगे, राइट। सो यू नीड टू वॉच द लेक्चर्स, सुनो कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सो आई थिंक स्टूडेंट दिस इज व्हाट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे दिस वेव मैकेनिकल मॉडल, और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, आई थिंक 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।